नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। हाय हेलो वेलकम, मैं हूं आपके साथ ज्योति लक्ष्मी और आज में बात करने वाले हैं कल होने वाले थर्ड फेज की, जिसमें लगभग 95 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और ये फेज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, लक्ष्मी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए थर्ड फेज है, बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम वीवीआईपी सीटें हैं जिन पर नजर रहेगी। अमित शाह से लेकर यूपी की यादव परिवार की वो सीटें भी हैं। और अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां पर भाभी वर्सेस ननद होने जा रहा है सीट पर। तो यहाँ ऐसी सीटें हैं इस वाले फेज में जहां पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती है। यूपी की अगर आप बात करें तो जिन सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, ज्यादातर सीटों पर वहां यादव परिवार की साख दांव पर है। मैनपुरी में डिंपल यादव होंगी, फिरोजाबाद में उनके कजन भाई अक्षय यादव होंगे, बदायूं में आप जाएंगे तो आपको आदित्य यादव नजर आएंगे। हर जगह पर यादव परिवार की साख जो है वो दांव पर है। स्पेशली ये 3 सीटें हैं जो यादव परिवार की साख, जिस पर जो लक्ष्मी ने कहा कि साख दाव पर है। देखिए, मैनपुरी वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद रहे हैं और बीच में ये सीट एक बार कांग्रेस पार्टी के पास भी चली गई थी। और ये वो सीट है जो उस परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल इस वक्त बनी हुई है। और डिंपल यादव लगातार मैदान पर हैं, वो लोगों से मिल रही है, संपर्क कर रही है। वहीं अगर आप बात करें शिवपाल यादव के बेटे की, जो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पहले की टिकट किसी और को दिया गया था, वो भी परिवार से दिया गया था, लेकिन उनसे टिकट लेकर के बाद में शिवपाल यादव के बेटे को दे दिया गया। और रामगोपाल यादव के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, एटा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो सीटें हैं, प्रतिष्ठा की सीटें तो हैं ही, और इसके अलावा एक और सीट है जिस पर नजर रहने वाली है। फिरोजाबाद की सीट थी, खैर माफ कीजिएगा, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां से रामगोपाल यादव के बेटे एटा की सीट जो मैं बात कर रही हूँ, ये कल्याण सिंह के बेटे, दिवंगत नेता हैं बीजेपी के कल्याण सिंह के बेटे, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट वाली है। सीट इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि ये बीजेपी की ही सीट रही है। वो हैट्रिक वहां से मारेंगे। और गुजरात में सबसे हॉट सीट जो रहेगी गांधीनगर सीट, क्योंकि वहां से खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है। और वो देखिए, ये बीजेपी की परंपरागत सीट है। वहां से उस सीट का प्रतिनिधित्व एक वक्त पर लालकृष्ण आडवाणी करते रहे हैं और अब अमित शाह पिछली बार 5 लाख वोटों से वहां से जीते थे। इस बार 10 लाख लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल, लक्ष्य इस बार बढ़ा दिया गया और 10 लाख का लक्ष्य तो खैर प्रधानमंत्री के लिए भी रखा गया था, रखा गया है बनारस से। लेकिन गांधीनगर में और भी सीटें हैं जहां पर नजर आएगी। गांधीनगर के अलावा मनसुख मांडविया की बारामती वो महाराष्ट्र की सीट है। ये जो गुजरात का मैं जिक्र कर रही हूँ, मनसुख मांडविया की पोरबंदर वाली सीट है। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला चुनावी मैदान में रहेंगे, तो इन सीटों पर नजर आएगी। और जिसका जिक्र अब लक्ष्मी कर रही है, उसकी बात कर लेते हैं। बारामती सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, बेटी या बहू किसके पक्ष में, हालांकि ये तो स्पष्ट है कि जब पार्टी उनकी अजीत पवार की पार्टी अलग हो चुकी है तो शरद पवार तो अपनी बेटी के लिए ही प्रचार करेंगे। तो एक ही सीट पर भाभी वर्सेस ननद मामला देखने को मिलेगा, तो वहां बेहद दिलचस्प रहेगा। चूंकि शरद पवार की जो पार्टी थी वो 2 भागों में टूट गई। अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए और वो मुख्यमंत्री है वहां पर। तो उनकी पत्नी बारामती से है और इधर उनकी बेटी सुप्रिया मैदान में है और वो भी यहीं से उम्मीदवार है बारामती। देखिए, इंटरेस्टिंग लड़ाई है बारामती की भी। अब नजर आएगी किसको जीत हासिल होगी, ये खैर 4 जून को पता चलेगा। और ये वो सीट है जिस पर दमखम लगाया है सुप्रिया सुले ने, बल्कि अजीत पवार भी इसे अपनी प्रतिष्ठा मान रहे हैं। अजीत पवार भी लगातार अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब एक ही परिवार के लोग थे, एक ही पार्टी में थे। हालांकि अजीत पवार की नाराजगी शरद पवार से रही और कई बार अजीत पवार ये कहते रहे कि जो कुछ हुआ है वो शरद पवार की हामी से हुआ है। कल शरद पवार की तबियत भी थोड़ी बिगड़ी थी, लगातार वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या बारामती पर नजर आएगी, चलते उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द किया गया, उनकी तबियत ठीक नहीं। मध्य प्रदेश की सीटें भी बहुत अहम रहने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव हार गए थे और इस बार उन्होंने पूरा जोर और दमखम लगाया हुआ है। उनकी पत्नी, उनके बेटे, हर कोई उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि गुना का क्या हाल होता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत भी दांव पर है, शिवराज सिंह चौहान की किस्मत दांव पर है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इसी जगह से मैं पला बड़ा, यहीं से मैंने राजनीति के गुण सीखे, यहीं से मैंने शुरुआत की और यहाँ मेरे लिए ये जनता नहीं है, ये मेरे अपने बहन भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि जनता मेरे साथ है और मैं बहुत ज्यादा तनाव में भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के बीच ही रहता हूँ।
जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि वो इस वजह से भी है कि वो उनका गृह इलाका है, विदिशा से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, वो उसे अपना क्षेत्र मानते हैं। तो ना सिर्फ गुना और विदिशा की सीट बल्कि एक और सीट है जिस पर नजर रहेगी, और ये सीट है राजगढ़ की। यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राजगढ़ से कभी सांसद हुआ करते थे दिग्विजय सिंह का ये संसदीय क्षेत्र रहा है, और दिग्विजय सिंह 30 साल बाद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने रोडमल नागर हैं बीजेपी के उम्मीदवार। अब नजर रहेगी कि राजगढ़ सीट पर क्या होता है। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह अपने आप में कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, और खासकर जो उनकी बयानबाजी रहती है उसको लेकर भी लगातार चर्चा में रहते हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिनके चलते ये थर्ड फेज जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन तमाम सीटों पर नजर रहेगी क्या कुछ समीकरण होते हैं। दो और सीटें हैं, हावेरी से बसवराज बोमोई जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। ये वीवीआईपी सीटें हैं जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, और धुबरी की सीट है जहां से बदरुद्दीन अजमल अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए आगरा में भी इसी फेज में इलेक्शन होना है। एसपी सिंह बघेल जो कि वहां से आपका इलाका भी है, हमारा भी इलाका है, चूंकि वहां से वो लगातार सांसद रहे हैं, और चूंकि वो जब विधायक थे वहां से, तो उस वक्त जो है वो यूपी सरकार में हुआ करते थे, सांसद रहे, तो वो केंद्र सरकार में पहुंचे, उनको मंत्री मंडल में जगह मिली। और चूंकि वो अभी भी जब से उनके नाम का ऐलान, हालांकि पहले से ही ये संभावनाएं थी कि एसपी सिंह बघेल का टिकट कटने की किसी भी तरीके से कोई, चूंकि आरक्षित सीट है और वो उसमें फिट बैठते हैं, तमाम ऐसे आंकड़े हैं। इसके साथ वाली बगल वाली सीट है फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर की अगर आप बात की जाए तो राजकुमार चाहर भी अपने आप में दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी अगर आप जातीय समीकरण और वहां के मुद्दों को समझे तो राजकुमार चाहर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं कहूंगी कि वहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में, और आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग सीट सामने आएंगी। जब अब देखिए 190 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो चुका है, अब ये जो फेज है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है हर पार्टी के लिहाज से। इस फेज की आप अगर कहें तो लगभग 73 सीटें, ये जो 95 सीटें उसमें से लगभग 73 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2019 में बीजेपी का कब्जा था। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि ये बीजेपी का फेज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का बिल्कुल दमखम रहा है 2019। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये फेज ऐसा है जहां बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए। तो कांग्रेस कितना पा पाएगी इसमें, इस पर भी रहेगी नजर। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये फेज। कल क्या कुछ शुरुआत होती है, कितना प्रतिशत वोटिंग परसेंट रहता है, ये भी देखना होगा। पिछले 2 हम चरणों को देखा, पहला और दूसरा तो कम रहा है, क्या थर्ड फेज में, चूंकि जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ रहे हैं, चुनाव प्रचार का तरीका भी ज्योति लगातार बदलता हुआ नजर बदल इसलिए रहा है कि मुद्दे भी बदल रहे हैं। अब आरक्षण पे चर्चा होने लगी है, अब भारत पाकिस्तान पर चर्चा होने लगी है, और इस बीच राहुल गांधी की भी चर्चा होने लगी है कि वो अमेठी से रायबरेली आ गए। भूलिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा सुस्त पड़ गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर उसको एक बार फिर से मुख्य केंद्र में ला दिया है। वो इसलिए भी देश के इतिहास में आप कहिए कि शायद ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री का चुनावी रोड शो अयोध्या में हो रहा हो, और आज तक ऐसा नहीं पहले प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत के, कि वहां पर जाकर रोड शो उन्होंने किया। हालांकि 14-19 में उनसे ये पूछा जाता रहा कि आप वहां से अछूत क्यों बने, वहां पर क्यों नहीं जाते हैं, जवाब मिला। तो शायद उनकी जो प्रण था वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा हुआ। देन वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो कल वहां पर पहुंचे, भव्य 2 किलोमीटर का रोड शो किया, पहले दर्शन किए, दंडवत प्रणाम की तस्वीर सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि तो ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है, ये सिर्फ फैजाबाद के लिए नहीं है। संदेश जो है ये 10 लोकसभा सीटों को अयोध्या के जरिए बीजेपी ने पूरे देश में रामलला के मंदिर को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की है। जैसा कि अभी जिक्र किया मेरी सहयोगी ने, लक्ष्मी ने, कि देखिए वो जो मुद्दा सुस्त पड़ गया था उसको जिंदा रखने की, लोगों को बताने की कोशिश। देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो हुआ उससे हर जो राम भक्त है उसका गौरव बढ़ा, वो गर्वित महसूस कर रहा था। खैर एनीवेज ये सब बातें हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं और केंद्र में हैं। लेकिन तीसरे फेज में अगर वोटिंग है और आप इन इलाकों में रहते हैं तो हम आपसे अपील करते हैं, न्यूज नेशन आपसे अपील करता है, आप जाएं, वोट जरूर दें, क्योंकि आप सबकी जिम्मेदारी है और लोकतंत्र का ये पर्व है जिसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।